वेलकम बैक। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य में हम लोग देख रहे हैं एक कहानी, यह भी लेखिका मन्नू भंडारी, हिंदी साहित्य में नेट जेआरएफ के सिलेबस में लगा हुआ यूनिट 10 में, जिसमें कि आत्मकथा, गद्य विधाएँ, आत्मकथा, जीवनी और अन्य गद्य विधाएँ उसी के तहत। ठीक है, शुरू करते हैं। और इससे पहले मन्नू भंडारी की यह आत्मकथा एक कहानी, यह भी का हमने 5 भाग देख लिया है। आज 6वां भाग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हिंदी साहित्य नेट जेआरएफ के अलावा भी हिंदी साहित्य के आप विद्यार्थी हैं तो टीजीटी पीजीटी हायर एग्जामिनेशन के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे हम बीच बीच में महत्वपूर्ण कथन भी देखेंगे, क्योंकि हम पूरा संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण पात्र भी। सन 1965 के दिसंबर में कलकत्ते में एक बड़े ही भव्य कथा समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कथा साहित्य की तीनों पीढ़ियों ने शिरकत की थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि ऐसा समारोह न पहले कभी कहीं हुआ था, न शायद बाद में। आज तो मैं बिना किसी संकोच के कह सकती हूँ कि बड़े योजनाबद्ध तरीके से पुरानी पीढ़ी को ध्वस्त करने का काम बीच वाली पीढ़ी, जिसमें कि प्रमुख थे मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर। राजेंद्र यादव यानी मन्नू भंडारी के पति। मैं कुछ कुतूहल से, कुछ अचरज से देखा सुना करती थी, यह सब साहित्य में भी और राजनीति में भी। विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय के विश्वविद्यालय का विश्वविद्यालय का विश्वविद्यालय का विश्वविद्यालय का ओहो ओहो विश्वविद्यालय का हिंदी विभाग, विश्वविद्यालय का हिंदी विभाग। ठीक है, यहाँ से है 82। एक पेज थोड़ा सा क्या हो चुका है, थोड़ा सा 2 बार आ गया, इसलिए दिक्कत हो रहा है। तो विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग तो राजनीति का गढ़ था ही, जिसकी झलक कभी सामने रहने वाले डॉक्टर ओम प्रकाश जी, जब तब घर में प्रकट होकर अपना आक्रोश उगलने वाले डॉक्टर उदय भानु सिंह जी, और बाद में बहुत घनिष्ठ हो आई डॉक्टर निर्मला जैन से मिलती रहती थी। मुझे लगता है कि संसद भवन की राजनीति जैसे छनकर दिल्ली के हर क्षेत्र में फैल गई है। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। तब एक मित्र की टिप्पणी अक्सर याद आती। आज़ादी के बाद छोटे बड़े हर क्षेत्र में तेज़ी से फैलती राजनीति को देखकर उन्होंने कहा था, नेहरू जी के आह्वान का परिणाम है यह। आज़ादी के बाद उन्होंने तो देश के नवनिर्माण और विकास को दृष्टि में रखकर कहा था कि राजनीति से दूर होकर अब आप सब लोग पूरी लगन और निष्ठा के साथ अपने अपने क्षेत्रों में काम करें। सो बड़ी राजनीति से कटकर सब लोग बड़े लगन और निष्ठा के साथ अपने अपने क्षेत्र की राजनीति के साथ जुड़ गए। बहरहाल समय के साथ साथ ये छक्के पंजे मुझे भी समझ में आने लगे। साहित्य के क्षेत्र में मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी, महत्वाकांक्षा न हो ऐसी बात तो नहीं थी। साहित्य के क्षेत्र में मेरी कोई महत्वाकांक्षा न हो ऐसी बात तो नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे हमेशा लगता रहता था कि मैंने जितना सोचा और चाहा उससे कहीं अधिक मुझे पहले ही मिल गया हो सकता है मन के किन्हीं अदृश्य परतों में जमी हीन भावना के कारण ऐसा लगता हो, लेकिन जो भी हो, इस हीन भावना ने मुझे हमेशा सीमा में ही रखा। अच्छा किया, मुझे बेकार ही उठा पटाख, लपक छपक और हाय तौबा, हाय हत्या से बचा लिया। इसी के चलते न कभी बेकार के दंड फंद में पड़ना पड़ा, और न ही जब तब उपहारों के पैकेट्स लोगों के पास पहुंचाने पड़े। न अपना पीआर फिट रखने, पुरस्कारों की जोड़ तोड़ बिठाने के लिए चाहे अनचाहे लोगों के पीछे भाग भाग कर अपनी शालीनता को दांव पर लगाना पड़ा। अपना प्राप्य न मिलने की शिकायत को लेकर शायद ही कभी किसी ने मुझे चीखते चिल्लाते या आंसू बहाते देखा हो। टू 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 आंसू बहाते दे। आगे लेखिका क्या कहती हैं, मित्रों से साधन जुटाकर राजेंद्र ने जवाहर चौधरी के साथ मिलकर सन 1965 में अक्षर प्रकाशन की स्थापना की। किसने? राजेंद्र ने। राजेंद्र यादव ने। किस का मतलब क्या, किसकी शुरुआत की? अक्षर प्रकाशन की। अक्षर नाम से था। जवाहर चौधरी के साथ मिलकर। जवाहर जी को प्रकाशन का पूरा अनुभव था, सो यह जिम्मेदारी उन्होंने संभाली। पैसों की व्यवस्था, लेखकों से संपर्क, रचनाओं का चुनाव राजेंद्र के जिम्मे रहा। उम्मीद थी कि अपना प्रकाशन होगा तो सब मित्रों के पुस्तकें वहीं से छपेंगी, प्रकाशकों के चंगुल से मुक्ति मिलेगी, और दिल्ली में जिस अस्थायी आर्थिक आधार की जरूरत और तलाश राजेंद्र को कभी से थी, वह भी बनेगा। पहले सेट में ही प्रमुख रचनाकारों की रचनाएं, उनका बेहतरीन प्रोडक्शन, दूसरे और तीसरे सेट भी ऐसे ही निकले, और अपने शुरुआत के दिनों में ही ऐसी धाक जमी अक्षर प्रकाशन की।
कि हर लेखक कामना करने लगा कि उसका पुस्तक वहीं से छपे। राकेश जी कमलेश्वर जी के साथ घरों या फिर कॉफ़ी हाउस में होने वाली गोष्ठियाँ धीरे धीरे अक्षर में स्थानांतरित हो गई, यानी अक्षर प्रकाशन स्थल पर ही होने लगी। मैं उन सबसे कटती चली गई। वहाँ तो दिल्ली और दिल्ली के बाहर के लेखक भी आकर जमते और बहस मुबाहिसा गपशप और स्कैंडलबाजी सब कुछ होता। अक्षर प्रकाशन की ख्याति अपना एक निजी ऑफिस होने का एहसास, अपनी निजी वस्तुएं, पत्र डायरियाँ सुरक्षित रखने की सुविधा, बिना किसी हिचक और संकोच के मित्रों लेखकों से मिलने के अवसर, छोटी मोटी कठिनाइयों के बावजूद आरंभ के 2 वर्ष राजेंद्र के लिए बड़े संतोष के वर्ष थे। यह सिलसिला ज़्यादा दिन नहीं चला, लेकिन यह सिलसिला ज़्यादा दिन नहीं चलना संभव ही नहीं था। क्यों? जो थोड़ी सी जमा पूंजी इकट्ठी की थी, क्योंकि अधिक तो सामर्थ्य ही नहीं थी, आरंभिक खर्चों और शुरू की टीम टाम में खर्च हो गई। इसलिए पहला सेट छापने में ही कर्जा लेना पड़ा और कर्जे का यह सिलसिला जो शुरू हुआ तो बढ़ता ही चला गया। निरंतर बढ़ते हुए कर्ज का जो हस्र होना था आखिर वहीं हुआ। दिन पर दिन बढ़ता आर्थिक संकट और अर्थ की छुरी से पारस्परिक सद्भावना और संबंधों के रेसों के करते चले जाने का अनवरत सिलसिला अक्षर शुरू करने से पहले जो आस्था, जो अटूट विश्वास राजेंद्र और जवाहर जी के मन में एक दूसरे के लिए था, देखते ही देखते वह संदेह और आशंकाओं से बढ़ता चला गया। क्योंकि अर्थ की अधिकतर व्यवस्था राजेंद्र ने ही की थी, इसलिए बहुत संभव है कि जवाहर जी के मन में अपनी स्थिति को लेकर एक असुरक्षा की भावना घर करने लगी थी। इस भावना को पुख्ता करने के लिए राजकमल ने ओम प्रकाश जी को अलग कर दिए जाने वाली घटना तो सामने थी, फिर तो इस अनहोनी से बचने के लिए जवाहर जी की ओर से जैसी अतिरिक्त सतर्कता बरती जाने लगी, राजेंद्र के साथ जिस तरह का व्यवहार किए जाने लगा, उससे उसने अंततः उसी अनहोनी के गड्ढे में लापटका। परिणाम यह हुआ कि बैंक में मुश्किल से 100 रुपये और ढेर सारा कर्जा। अक्षर की इस स्थिति में जवाहर जी और राजेंद्र जी अलग हो गए। यह एक लंबी कहानी है और इसमें किसकी क्या क्या भूमिका रही, इसका अपना एक अलग ही इतिहास है। बस मेरे लिए तो इस सारे प्रसंग के निपट नंगी सच्चाई केवल इतनी ही थी कि सबको जोड़ने और एक आर्थिक आधार तैयार करने के उद्देश्य से खोले गए अक्षर प्रकाशन ने सबके बीच दरारें डाल दी और आर्थिक संकट जब दूसरों को रॉयल्टी देने की स्थिति न हो तो अपने लेने का तो सवाल ही नहीं उठता। रॉयल्टी की आमदनी का एक अनिश्चित ही सही आधार तो था, अब वह भी बंद। केवल इतना ही नहीं, सहयोग देने के लिए राजन ने अपने सबसे छोटे भाई हेमेंद्र को बुला लिया। वे उन दिनों नौकरी की तलाश में ही थे, सो आ भी गए। कुछ समय बाद कुसुम जी की मृत्यु हो जाने के कारण सबसे छोटे बहन नन्ही को भी हॉस्टल से घर ही लाना पड़ा, क्योंकि उसके हॉस्टल का खर्चा कुसुम जी ही दिया करती थी। उसके जाने के बाद हमारे लिए तो संभव ही नहीं था कि और उसकी पढ़ाई छुड़ा देने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। राजेंद्र अक्षर से निकाल कर घर खर्च के लिए मुझे थोड़ा बहुत देते तो थे, पर दिल्ली में 5 प्राणियों के परिवार को चलाने की सारी जिम्मेदारी तो मेरे ही ऊपर थी। मैं भी करती तो आखिर क्या करती, अंततः मुझे छुट्टियों में क्लास पढ़ाने का काम लेना पड़ा। दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राइवेट पढ़ाई करने वालों के लिए छुट्टियों के दिनों में कक्षा की व्यवस्था है। सो होता क्या है, कॉलेज में छुट्टी होती तो वहाँ पढ़ाने जाती, लिहाजा मुझे कभी कोई छुट्टी ही नहीं मिलती। इसके अतिरिक्त टीवी के जितने भी प्रोग्राम मिलते करती। इधर तो मैंने बरसों से टीवी में जाना ही छोड़ रखा है। उन दिनों टीवी में यहाँ सही परांजबे थी और मुझे बहुत कार्यक्रम भी देती थी। यहाँ तक कि एक बार तो कोई राजस्थानी सब्जी बनाने की विधि का कार्यक्रम भी मैंने ही किया। आज वह सब याद आने पर भी हंसी आती है, पर उस समय वह मेरी ज़रूरत थी। बस एक ही उम्मीद थी कि एक बार अक्षर अच्छी तरह जम जाएगा तो इस संकट से मुक्ति मिलेगी। अक्षर की स्थिति यह थी कि लेखकों से संपर्क, पुस्तकों का चुनाव तो राजेंद्र बखूबी कर लेते थे, छपवाने का काम भी हो जाता था, पर असली बात तो थी उन्हें बेचना, बिक्री का एक ऐसा नेटवर्क तैयार करना जो राजेंद्र नहीं कर पा रहे थे। जो किताबी व्यक्ति उनका पैसा वसूल करना और भी टेढ़ी खीर थी। सो हुआ यह कि लेखकों को रॉयल्टी देने का सिलसिला ही नहीं शुरू हो पाया और फिर आरोपों की झड़ी। लेखक अपनी जगह बिल्कुल सही थे और उनके आरोप बिल्कुल जायज़। लेखकों को प्रकाशकों के चंगुल से, बल्कि कहूँ कि शोषण से मुक्त करने के लिए ही तो अक्षर खोला था। और जब अक्षर खुद क्या कर रहा है, अब अक्षर खुद क्या कर रहा है। लेकिन अक्षर के बारे में जो भी मैं थोड़ा बहुत जानती थी, क्योंकि राजन तो कभी कुछ बताते ही नहीं थे, उससे यही लगता था कि राजेंद्र भी आखिर करे तो क्या करें। थोक खरीद के लिए या किताबों को कोर्स में लगवाने के लिए लोगों की खुशामद करना या खिलाना पिलाना राजेंद्र के तो बस का था नहीं। काउंटर सेल हिंदी की किताबों की होती नहीं तब, लेकिन प्रकाशक के संकट तो लेखक के दायरे में आते नहीं। उनका सरोकार तो केवल इतने भर से है कि उनकी किताब छापी बेची तो उन्हें रॉयल्टी दी जाए। यह तो गनीमत थी कि अनेक लेखक राजेंद्र के मित्र थे, सो रॉयल्टी की मांग कभी आग्रह में नहीं बदली। कुछ लेखक ऐसे भी थे जो रॉयल्टी से ज़्यादा इस बात से ही प्रसन्न थे कि उनकी किताब अक्षर प्रकाशन से छपी, क्योंकि आर्थिक पक्ष चाहे जैसा भी रहा हो,
पर किताबों का चुनाव और उनका आकर्षक छपाई के कारण अक्षर ने अपनी साख तो बना ही ली थी। बहरहाल अक्षर लेने के बाद कुछ वर्ष सभी दृष्टि से काफ़ी संकटपूर्ण थे। कुछ वर्ष और उससे आर्थिक पक्ष को प्रत्यक्ष रूप से और दूसरी बातों को परोक्ष रूप से भोगना तो मुझे ही पड़ता था। अक्षर में जो कुछ घटा उसके पहले कमलेश्वर जी सारिका की संपादकी, कमलेश्वर जी कहाँ थे, सारिका की संपादकी कर रहे थे। सारिका की संपादकी संभाल कर बम्बई चले गए, पर इस पूरे प्रसंग के साथ वे पूरी तरह जुड़े हुए जरूर थे, यानी साथ दे रहे थे। और जवाहर भाई के साथ केवल उनके संपर्क संबंध ही नहीं बने हुए थे, बल्कि वे समय समय पर सलाह और सुझाव देकर उनका मार्गदर्शन भी करते रहते थे। कमलेश्वर जी और राकेश जी राजेंद्र के मित्र होने के बावजूद इस पूरे प्रसंग में जवाहर जी के साथ खड़े थे। यह मेरे लिए दुख या आश्चर्य से ज़्यादा शोध का विषय था। क्या है राजेंद्र के व्यक्तित्व में ऐसा, उनका घुन्नापन, उनके व्यक्तित्व के गांठे या कुछ और, जिसके चलते उनके घनिष्ठ से घनिष्ठ मित्र भी एक समय के बाद या तो उनसे बिल्कुल अलग हो गए या अलग न भी हुए तो मन में तो दूरी और खटास तो आ ही गई। ऐसे मित्रताओं का एक पूरा सिलसिला है। राकेश जी, कमलेश्वर जी, राजेंद्र अवस्थी जी, सानी जी, शर्मा जी, कुछ नाम और भी हैं, पर मुझे यहाँ उनकी फहरिस्त नहीं बनानी, बस इतना ही बता देना है। और यह भी मैं जानती हूँ कि कुछ न कुछ कारण तो दूसरी तरफ भी रहते ही होंगे। ऐसा नहीं कि पूरी गलती राजेंद्र की थी, मतलब कि हो सकता है राजेंद्र की ज़्यादा गलती हो, बाकी लोगों की कम। फिर भी राजेंद्र के अपने व्यक्तित्व में जरूर कुछ ऐसा है जो इन टूटती दोस्तियों के लिए जिम्मेदार है। क्या है वह, यह विश्लेषण की मांग करता है। आश्चर्य तो मुझे इस बात का है कि व्यक्ति विश्लेषण में पारंगत राजेंद्र ने अपने आत्मकथ्य मुड़ मुड़ के देखता हूँ मैं कई जगह अपना विश्लेषण किया है, पर घनिष्ठतम मित्रों के साथ अपने बनते बिगड़ते संबंधों का कहीं जिक्र तक नहीं किया है। याद रखिएगा, यह इनकी आत्मकथा है, मुड़ मुड़ के देखता हूँ। किसका, राजेंद्र यादव का। अब देखते हैं आगे। तू राजेंद्र और राकेश जी की मित्रता तनाव से गुजरते हुए कुछ ही सालों में ऐसी कटुता में बदल गई कि आखिर एक दिन उन्होंने घर आकर, राजेंद्र के पैर में चोट लगी हुई थी वरना यह मुलाकात निश्चित रूप से कहीं बाहर ही होती, घर आकर अपना यह फैसला सुनाया कि अब उनके लिए राजेंद्र से दुआ सलाम का संबंध रखना भी संभव नहीं है। वैसे काफ़ी लंबी बैठक हुई बैठक हुई थी यह, लेकिन मुझे कमरे से बाहर रहकर भी मुझे अनुमान तो था कि दोनों ओर से गिले शिकवे के आरोप प्रत्यारोपों के न जाने कितने खाते खुले होंगे, लेकिन मैं उस समय यह नहीं जान पाई थी कि आखिर वह मूल मुद्दा क्या था जो दोनों की प्रगाढ़ मित्रता को अलगाव के इस बिंदु तक ले आया है। कमरे से बाहर निकलकर राकेश जी सीधे मेरे पास आए, मेरे कंधे पर हाथ रखकर कुछ देर चुप रहे थे, यानी मोहन राकेश, जैसे शब्द टटोल रहे हों। अंत में कुछ भावुक होते हुए उन्होंने कहा, राजेंद्र और मैं अलग हो गए हैं, असहाय हो गया था यह सब कुछ। अब अगर मैं तुमसे भी मिलूंगा तो यह शायद राजेंद्र को अच्छा नहीं लगेगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम लोगों के आपसी संबंधों में कोई तनाव आए। यानी राकेश जी कह रहे हैं कि मेरी वजह से तुम्हें, यानी मन्नू भंडारी और राजेंद्र में कोई तनाव आए, क्योंकि मैं तो राजेंद्र से अलग हो रहा हूँ। यानी मोहन राकेश जी, मैं तुमसे मिलूँ या ना मिलूँ, पर तुम कम से कम मुझे कभी गलत नहीं समझोगी। तुम्हारे लिए मेरे मन में हमेशा बहुत स्नेह रहा है, तुम्हारे लिए मेरे मन में और हमेशा रहेगा। मैंने एक बार भी नहीं पूछा कि क्या है वह सब जो असहाय हो गया है। मैं तो बस गौर से उनका चेहरा देख रही थी। इतनी पुरानी और घनिष्ठ मित्रता के पूरी तरह टूट जाने की तकलीफ उनके चेहरे पर थी, या बेहद कटु हो आए संबंधों से मुक्ति पा लेने की निश्चिंतता तय कर पाना मुश्किल था। और मैं सोच रही थी कि एक ही क्षेत्र में बराबरी की टक्कर के साहित्यकार क्या दूर रहकर ही पास बने रह सकते हैं। पास आते ही उनकी महत्वाकांक्षाएं, उनके अहम का टकराव उन्हें दूर ला पटकता है। उस समय मेरे भीतर चाहे कुछ भी गुजर रहा हो, बाहर से सारी बात को हल्का फुल्का बनाने के उद्देश्य से मैंने हंसकर यही कहा, हा। आप दोनों की कुट्टी हुई है, कानी कुट्टी, मतलब ऐसे हो जाता है कि बोल चल बन, आप दोनों की कुट्टी हुई है तो हम क्यों नहीं मिलेंगे, हम तो बराबर मिलेंगे। अब राजेंद्र के मित्रों से मित्रता और शत्रुओं से शत्रुता करती फिरूँ तो यह तो मेरे लिए बिल्कुल भी संभव नहीं है। मेरा अपना कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व ही नहीं है क्या? और राजेंद्र भी इतने संकीर्ण नहीं है कि उन्हें मेरा आपसे मिलना बुरा लगे। अब हमने हाथ मिलाया था और मैं उन्हें छोड़ने नीचे तक गई थी। ऊपर लौटी थी एक अजीब सी खिन्नता, अकेलेपन के अजीब से बोध ने मुझे घेर लिया। शादी करके जब पहली बार दिल्ली आई थी तो 3-4 लोग ही तो साहित्यिक परिवार के रूप में मिले थे, और मुझे लगा था यही मेरा असली परिवार है। इन्हीं के बीच रहकर मुझे अपनी मनचाही ज़िंदगी जीनी है। लेकिन यह परिवार तो इतनी जल्दी तितर बितर हो गया, और वह भी इतने मनोमालिन्य के साथ। खैर मैं उनसे मिलती रही फ़ोन करके। राजेंद्र की अनुपस्थिति में भी
वे 2-4 बार घर आए। वैसे तो मैं ही उनके घर जाती थी, पर कभी कभी हम बाहर भी मिलते थे, फिर भी कुछ अंतर तो आया ही था। विधा तो मेरी भी वहीं थी, पर सच बात तो यह थी कि मैं इन तीनों की साहित्यिक राजनीति में बराबरी की तो क्या कच्ची गोटी की हैसियत भी नहीं रखती थी। यानी मोहन, राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव ऐसे लोगों के साथ उनके आदेश, निर्देश और महत्वाकांक्षी योजनाओं में मेरी उपस्थिति के किसी भी तरह बाधक होने का प्रश्न ही नहीं था। क्या इसलिए मेरे प्रति उनका स्नेह बराबर बना रहा? मतलब यह करें कि क्या इसलिए उनका स्नेह था कि यह मनु भंडारी मतलब उतनी उच्च कोटि की तो है नहीं कि जो हमें टक्कर दे या हमें खतरा पहुंचाए साहित्यिक दृष्टि के, यानी कि रचनाओं की दृष्टि से। जो भी हो, इन तीनों के आपसी संबंधों के ग्राफ भले ही जब तक बनते बिगड़ते रहे हों, पर इन दोनों से मिला स्नेह, इनकी बातें आज से भारी संकट के दिनों में भी मुझे लिखने के लिए बराबर उकसाती प्रेरित करती रही थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारी मुलाकातों पर राजेंद्र के मन में कोई कभी सलवट न पड़ी हो, पर उन दोनों ने अपने अपने लिए जो लक्ष्मण रेखा खींच ली थी उसे कभी नहीं तोड़ा। लेकिन मैं उस दिन की भी गवाह हूँ जिस दिन सवेरे सवेरे एक आघात की तरह राकेश जी की आकस्मिक मृत्यु का समाचार पढ़कर पलंग पर औंधे लेटकर राजेंद्र इस तरह फुट फुट कर रोए थे मानो मन का कोई बहुत ही नाजुक सा तार टूट गया हो। इस तरह तो इन्हें मैंने अपनी माँ और बहन की मृत्यु पर भी रोते नहीं देखा था। कौन से थे वे तार जिन्होंने इनको कहीं बहुत गहरे से जोड़ रखा था, और कौन से थे वे तनाव जिन्होंने इन दोनों को अलग से ले जाकर पटक दिया था? उस समय तो अलगाव की स्थितियां मेरे सामने बिल्कुल स्पष्ट नहीं थी, बस कुछ अनुमान मात्र था। पर समय के साथ साथ कुछ बातें जरूर मेरी जानकारी में आई, या कि उन पर मेरा ध्यान ही बाद में गया, और फिर तो उनकी कड़ियाँ जुड़ती गई। इसमें कोई संदेह नहीं कि जब तक राजेंद्र और राकेश जी के बीच बाहरी दूरियां थी, यानी कि दोनों अलग अलग शहरों में रहते थे, इनके मन बेहद जुड़े हुए थे। अपना तो आत्मीयता, स्नेह, उष्मा क्या कुछ नहीं था इन दोनों के बीच। लेकिन जैसे ही बाहरी दुनिया सिमटी, ये एक शहर में रहने लगे, तो प्रतिस्पर्धा के थपेड़ों से मन अलग होते चले गए, यानी नज़दीक आ गए तो मन अलग हो गया। सन 1964 में हम लोग दिल्ली आए थे, और सन 1965 के दिसंबर में कलकत्ता के उस भव्य कथा समारोह में इन तीनों ने एक होकर बड़े योजनाबद्ध तरीके से पुरानी पीढ़ी के कथाकारों को ध्वस्त करने का काम किया। उस समय तक तीनों के मन में कोई मतभेद नहीं था, न मनोमालिन्य था, यानी मन में कोई मलिनता भी नहीं थी। हाँ, यह अलग बात है कि वक्तृता कला में माहिर होने के कारण समारोह में झंडा राकेश जी और कमलेश्वर जी ने ही गाड़ा था। मतलब ये सब बोलने में चतुर थे मोहन, राकेश और कमलेश्वर जी। राजेंद्र उस समय तक भाषण देने की कला में काफ़ी पिलपिले थे। पिलपिला का मतलब कि काफ़ी संकोचित थे, नहीं अच्छे से दे पाते थे। इसे तो उन्होंने बाद में साधा, अब तो इसे पूरे दमखम के साथ साध लिया है, यानी कि बाद में काफ़ी अच्छे वक्ता बन गए थे। पुरानी पीढ़ी के सामने अपनी पीढ़ी का वर्चस्व सिद्ध करने के बाद बिना शब्दों के बड़े नामालूम ढंग से प्रतिस्पर्धा शुरू हुई, और अपना वर्चस्व सिद्ध करने की, और तभी से मनों में दरार पड़ने का सिलसिला भी शुरू हुआ। यानी कि फिर इनको लगा कि हमें हमारा हक मिलना चाहिए, हमारा नाम ऊंचा होना चाहिए। मतलब वही नाम गौरवशाली करने के लिए तीनों के मनभेद हुआ, फिर अलग अलग होने लगे। तो यहाँ तक का रहा आज का सिलसिला, पार्ट 6 भाग 6 का। तो इसके बाद अगला देखेंगे अगले वीडियो में। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। एक कहानी, यह भी लेखिका मन्नू भंडारी आत्मकथा आप सुन रहे थे, और अपने कमेंट के माध्यम से बताते रहिए कि कैसा लग रहा है, सुझाव भी देते रहिए, सुझाव सवाल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।